सनराइज न्यूज में आज कई अहम मुद्दों को लेकर हम हाजिर हैं। स्वागत है हमारे तमाम दर्शकों का और साथ ही धर्मराज सिंह पत्रकार हैं और बहुत अच्छा बोलते भी हैं, लिखते भी हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम मुद्दों पर अपने नजर से उन तमाम चीजों का आकलन भी करते हैं। धर्मराज सर, आपका स्वागत है। और आज हम जिन मुद्दों को लेकर हाजिर हैं और दर्शकों के सामने जिन मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं और राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा अफगानिस्तान से जुड़ा, लेकिन वो बहुत हद तक भारत को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। तालिबान की जो ताकत बढ़ रही है, वो दरअसल किस तरह से भारत के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा, बहुत ही जो गहमा-गहमी का माहौल सोशल मीडिया को लेकर, खासतौर पर ट्विटर पर पॉलिटिकल जो गहमी है, जो वाद-विवाद है, उस पर हम नजर दौड़ाएंगे। लेकिन शुरुआत हम अपनी चर्चा की करते हैं तालिबान के साथ। दरअसल तालिबान जिस तरह से अब अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, या यूं कहें कि अमेरिका ने एक तरह से वहां से वापसी किया ऐलान करने के बाद तालिबान को मौका दे दिया कि वो पूरी तरह से उन तमाम चीजों पर अपना वर्चस्व कायम करे जिसको लेकर अब तक एक लंबी लड़ाई हमने देखी है। हालात तो ये हैं कि जो हेलीकॉप्टर MI-24 और MI-25 37 जो भारत ने अफगानिस्तान की जो सैन्य ताकत थी उसको मजबूत करने के लिए दिए थे, तालिबान पर हमला करने के लिए दिए थे, तालिबान को नेस्तनाबूद करने के लिए दिए थे। आज वो फोटो आ रहे हैं हमारे सामने, वीडियो हमारे सामने आ रहे हैं कि तालिबान ने उन हेलीकॉप्टर्स पर भी कब्जा कर लिया है। अमेरिकी बहुत सी मिसाइल्स हैं जिस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इन हालात में भारत के लिए ये कितना बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान लगातार एक तरह से उनकी मन मांगी जो मुराद है वो पूरी होती हुई दिख रही है। बहुत ही तफे-तुले स्टेटमेंट उन लोगों की तरफ से सामने आ रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और जो इश्यूज आपने रेज किए हैं, वाकई सबसे पहले दो तीन इश्यूज जिसका आपने पहले जिक्र किया, आज की तारीख में अगर आप देखिए तो तीनों दो तीन इश्यूज जिसका भी आपने डिस्कस किया है वो सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने तालिबान के इश्यूज को किया है, तो ऑब्वियस सी बात है सारिक, आप ये देखो कि जब आपका अगर एक मोहल्ले में आपका घर है और एक घर में अगर एक घर में आग लगती है और 2 3 या 4 घर छोड़ के आपका घर है, तो आप ये सोच कर नहीं आप आराम कर सकते हो कि नहीं यार मेरा घर तो 4 घर के बाद है। आपकी चिंता उस वक्त ही हो बढ़ जाएगी जिस वक्त आपके पड़ोस में आग लगी हो। तो ये तालिबान का जो मसला है वो आप इसको आप इसी तरीके से समझिए कि आपके पड़ोस में आग लगी पड़ी है और आप उसको किस तरीके से टैकल करते हैं, क्योंकि उस आग को बुझाने के लिए आपको भी पहल करनी पड़ेगी, कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप पहल नहीं करते हैं तो देर सबेर वो आग आपके घर तक भी आ सकती है। आपके तालिबान और भारत के संबंध को इस तरीके से देखिए, अभी बहुत दिन नहीं हुए, महीने भर भी नहीं गुजरे जब अमेरिकी फौज ने रिकॉल किया कि हमें वापस जाना है। महीने डेढ़ महीने करीब वक्त गुजरे हैं और अमेरिकी थिंक टैंक ने जो एक टाइम फ्रेम रखा था उससे बहुत कम समय में तकरीबन 13-14 स्टेट्स जो वहां के प्रांत थे उस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। और जहां तक मेरी जानकारी है संभवतः 2 बड़े शहर ऐसे हैं जो अभी भी तालिबान के कब्जे से में नहीं आ पाए। एक मज़ार शरीफ है और एक काबुल है। कंधार पर उन्होंने कब्जा कर लिया। ऐसे में और उस पे जो आपने रेज किया कश्मीर को लेकर, ये इसलिए भी बड़ा, हालांकि हम और आप इस पर बहुत ज्यादा डीपली तो बता नहीं सकते क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला हो जाता है। मैं कभी अफगानिस्तान गया भी नहीं, लेकिन जो पढ़ते हैं जो सुनते हैं और उसके बाद उसको अपने हिसाब से आकलन करते हैं, तो इसको इस हिसाब से आप देखिए कि कई ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तालिबान को अंदर खाने पीछे से पाकिस्तान की जो फौज है वो सपोर्ट कर रही है। और पाकिस्तान की फौज अगर सपोर्ट कर रही है, आईएसआई सपोर्ट कर रही है, तो ये भारत के लिए आप इसको कह लीजिए कि एक वेकिंग कॉल है। भारत सरकार इस चीज को अपने हैंडल से या दुनिया की ताकतों के जरिए बातचीत करके उसको अगर ट्रैक पर लेकर आते हैं तो बेहतर होगा भारत के लिए, कश्मीर के लिए। क्योंकि तालिबान को आप इस तरीके से समझिए कि तालिबान कोई भारतीय फौज नहीं है, कोई पाकिस्तानी फौज नहीं कि उनके जनरल ने कह दिया कि पाकिस्तानी फौज इधर मूव करो तो मूव करेंगे। उनकी अपनी एक विचारधारा है और उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो 10 20 50 100 कहीं भी आएंगे, वो किसी की नहीं सुन सकते। कहने को एक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, बस उस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वो किसी से बंधे नहीं है। वो कब क्या करेंगे नहीं करेंगे इसको आप पहले से आकलन नहीं कर सकते। अभी कल एक मैं वीडियो देख रहा था, किसी शहर में उन्होंने कब्जा किया था। वो शहर के राज्यपाल का या फिर मुख्यमंत्री जो भी वहां पे प्रांत के होंगे, उनके घर
पे उन लोगों ने कब्जा किया था, बाकायदा बहुत आलीशान सोफे लगे थे राजा महाराजाओं के घर की तरह, उस पे कोई नीचे बैठा है, कोई ऊपर बैठा है, कोई इस तरह, मतलब पूरे बेतरतीब तरीके से। तो भारत के लिए वेकिंग कॉल आप इसको इस तरीके से समझिए कि दो बातें यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट, कि आपके पड़ोस में आग लगी है तो आपको अभी से जागना है, और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि पाकिस्तान का अगर रोल इसमें है तो समझिए कि अगर पाकिस्तान आज तालिबान को मदद कर रहा है तो तालिबान से आने वाले वक्त में वो अपने लिए मदद मांग सकता है, और पाकिस्तान अगर तालिबान से मदद मांगता है तो स्वाभाविक सी बात है वो भारत के खिलाफ ही मांगेगा। बिल्कुल, ये खासा अहम रहेगा कि जिस तरह से आपने एग्जाम्पल सेट किया कि पड़ोस में अगर आग लगी है, यहाँ पर अगर हम देखें अमेरिका का जो रोल है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जब आप भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ा डिसीजन लेने की तैयारी में है, आप एक डिसीजन ले रहे हैं, आपको पता है कि वो किस किस कंट्री को इफेक्ट करेगा, तो उस वक्त उस डिसीजन मेकिंग के वक्त आपने उन तमाम संबंधित उस उपमहाद्वीप के देशों के साथ कोई बातचीत क्यों नहीं की? क्या उनको आपने कॉन्फिडेंस में लिया? क्या इस बात का एश्योरेंस मिल पाया कि तालिबान के लिए जो हम ये रास्ता साफ कर रहे हैं, एक तरह से हम जब अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट किन किन देशों पे पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि चीन और पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी स्ट्रेटजी के साथ इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको देख रहे हैं। चीन के लिए एक रास्ता ये खुलेगा कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान आता है, अमेरिकी फौज वहां से हट जाएगी, एक नजर जो अमेरिका की चीन पर रहती थी वो रास्ता साफ होगा। दूसरा, वन बेल्ट वन रोड वाला जो उसका प्रोजेक्ट है वो अफगानिस्तान के रास्ते होता हुआ दूसरे देशों तक बड़ी आसानी से पहुंचेगा। लेकिन भारत के कंसर्न को एड्रेस क्यों नहीं किया अमेरिका ने, या यहां पर हमारी कोई राजनयिक या डिप्लोमेटिक चूक रह गई? ये देखिए, आपका जो सवाल है वो, क्योंकि हम भारतीय हैं तो हम भारत के कंसर्न से इस पे सवाल पूछ रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा ये सवाल पाकिस्तान के चैनल्स, पाकिस्तान के पत्रकार और पाकिस्तान का जो सिविल वर्ग है वो यही सवाल पूछ रहा है कि भाई आपने तालिबान के खिलाफ जब लड़ाई 9/11 के बाद जब आपने लड़ाई लड़ी तब आपने सब कुछ पाकिस्तान के मार्फत ही किया, लेकिन जब आपको क्विट करना था तो आपने पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं की, पाकिस्तान का रोल ही आपने कहीं से सेट नहीं किया। तो इसमें सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान की सरकार की थी, और अगर भारत सरकार ने भी उस पर एतबार किया तो भारत सरकार की भी गलती थी। अब देखिए, अमेरिका एक ऐसा देश है, उनके आप 300-400 साल के आजादी के बाद से इतिहास को देख लीजिए, तो आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो अपने हित को देखते हैं, और उनका जब हित होता है, क्योंकि उनके पास अकूत पैसा है, उनके पास ताकत है, हर तरीके की ताकत है, तो वो अपने हिसाब से चीजों को डेवलप करते हैं और वो बड़े लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ काम करते हैं। अगर अमेरिका आज निकला है 2 महीने पहले, तो ये मत समझिए कि अमेरिका ने आज कोई ये कह सकता है कि ट्रंप गए बाइडेन आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रंप गए बाइडेन ने व्हाइट हाउस में व्हाइट हाउस में शिफ्ट होते हैं, सीआईए के लोगों को बुलाते हैं कि नहीं नहीं हमें अब निकलना है। तो ऐसा नहीं होता, उनकी प्लानिंग बड़ी लॉन्ग टर्म चलती है। ये ट्रंप जब सरकार में रहेंगे उस वक्त या फिर उससे पहले जो रहे होंगे उनसे पहले बातचीत चल रही होगी कि हमें निकलना है, नहीं निकलना है, निकलना है तो कब तक निकलना है। उसकी प्लानिंग बहुत पहले से शुरू हो गई होगी और उसको एग्जीक्यूट किया गया जो बाइडेन जब आए उसके बाद। तो ये तो पहले अमेरिका का रोल आपको समझना पड़ेगा। अमेरिका को ने ये पाया कि उनको जितना फायदा होना चाहिए था वो फायदा उनको अफगानिस्तान में आने से हुआ नहीं, बल्कि उनको नुकसान ही बहुत ज्यादा हुआ। तो उनको वहां से निकलना था, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि नहीं, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी जारी है, वो हम आगे भी जारी रखेंगे। और इसको लेकर 2-4 देखिए बम बारूद फेंकते रहते हैं कि भाई उनके पास जहाज है, मैं कहीं से, उनके पास बाकायदा अमेरिका से कोई रॉकेट लॉन्च करेंगे, अफगानिस्तान में किसी को टारगेट करके वो हिट कर देंगे। लेकिन ये काफी नहीं है। आपने उस देश को, आज देखिए पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, वो दुनिया की ताकतों से मदद मांग रहे थे कि भाई देश को जड़ने मत दो। लेकिन वाकई अमेरिका का जो रोल है वो पाकिस्तान के साथ साथ पूरे इस साउथ एशिया की बात कर लें ना, सिर्फ हम, अगर अफगानिस्तान डिस्टर्ब होगा तो इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान या हिंदुस्तान को नहीं होगा, इसका इंपैक्ट पूरे साउथ एशिया में पड़ेगा। और साउथ एशिया के जितने भी देश हैं उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा, उनको पूरा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने अपना रोल, अपना जो उनको काम करना था उन्होंने काम निपटा लिया। अब अमेरिका आगे देखेगा कि इसके बाद वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और इसको किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करेंगे। और ये एग्जीक्यूशन क्या हो सकता है, क्या वो भारत के साथ उनकी एक अपनी साझेदारी है तो उसको अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन आतंकवाद के मोर्चे पर, क्योंकि पाकिस्तान, क्योंकि एक मैं पढ़ रहा था कहीं पे, कोई अमेरिका के सेनेटर हैं, उन्होंने इस बात की शंका जाहिर की थी कि पाकिस्तान उनको मदद कर रहा है। अगर पाकिस्तान तालिबान को मदद कर रहा है, आप चाहते हैं कि तालिबान को सपोर्ट ना करे, तो आप पाकिस्तान का कान मरोड़ सकते हैं, बट वो काम भी नहीं कर रहा। तो इस वक्त आप देखिए तो ना, अमेरिका ने क्या किया है कि अफगानिस्तान के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। वो अपने लोगों को निकाल रहे हैं
कि भाई पहले तो टारगेट था अक्टूबर नवंबर तक लोगों को निकालेंगे, अब उन्होंने टारगेट रखा है कि 15-20 दिन के अंदर सबको निकालेंगे, क्योंकि 10-15 दिन के अंदर बहुत कम टाइम में कांधार तक तालिबान पहुंच जाएगी। तो अपने लोगों को तो निकाल रहे हैं। भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी कि भाई जितने लोग वहां पर हैं वापस आ जाइए, जितने लोग काम कर रहे हैं वापस आ जाइए। अफगानिस्तान को इस वक्त अमेरिका और दुनिया की जो सो कॉल्ड बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने अब उनके भरोसे छोड़ दिया है, खुदा के भरोसे छोड़ दिया है कि आप जिए मरिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। बाद में अगर कोई ऐसा कोई स्थिति बनती है तो लोग उसको, अगर वहां कोई जाएगा भी, अगर वहां कोई इंटरवीन भी करेगा, वो अपने फायदे के लिए करेगा, ना कि अफगानिस्तान के लोगों के फायदे के लिए करेगा। ऐसे में जो पाकिस्तान का जो कंसर्न है उसको भी थोड़ा सा हम छू लें एक सवाल के जरिए कि जो अफगानिस्तान से वजीरिस्तान की जो सीमा लगती है, पाकिस्तान का वो इलाका जहां कबायली और पाकिस्तानी फौज के बीच आए दिन वहां पर फायरिंग भी होती रहती है और बहुत बड़ी एक्शन भी जो पाकिस्तानी सेना है वो लेती रहती है। तालिबान के आ जाने के बाद वो इलाका जो अब तक जहां पर अमेरिकी फौजों की पहरेदारी रहती थी या पाकिस्तानी फौज भी उस बॉर्डर पर रहती थी, वो तमाम चीजें अब हट जाएंगी। पाकिस्तानी फौज होगी, दूसरी तरफ होगा तालिबान, और तालिबान का कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशनल सपोर्ट भी रहा है उस इलाके को, क्योंकि कल्चर बहुत कुछ मेल खाता है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए भी ये कंसर्न का इशू रहेगा, जितना कंसर्न भारत का है उससे कहीं ज्यादा ये कंसर्न पाकिस्तान के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि वो जो गिरोह जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि 15-20 लोग कहां जाके क्या कर दे, कोई उसको उसकी डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसे में कोई मूवमेंट अगर वजीरिस्तान की तरफ होता है तो ये मुश्किल भरा वक्त तो पाकिस्तान के लिए भी होने वाला है। देखिए, इस वक्त तलवार की नोक पे, जैसे हम डिफाइन करें ना कि तलवार की नोक पे कौन है, तो तलवार की नोक पे पाकिस्तान ही है। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि आपके मोहल्ले में अगर आग लगती है, ये आपका घर यहाँ पर है, 4 घर छोड़ के जो जिस घर में आग लगी है, पाकिस्तान तो बिल्कुल सटा हुआ घर है। अगर 2-4 घंटे भी आग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो सबसे पहले तो पड़ोस वाले घर को ही दिक्कत होगी। वो स्थिति पाकिस्तान के साथ है। दूसरी चीज कि पाकिस्तान, अगर आज की तारीख में आईएसआई हो या पाकिस्तानी फौज हो, वहां के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तो आप बात ही नहीं कर सकते कि वो कुछ तो तय करते नहीं है। पाकिस्तान में तय कौन करता है? सेना तय करती है और आईएसआई तय करती है। तो अगर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ये सोच कर बैठी है कि तालिबान को आने वाले वक्त में वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये संभवतः उनकी सबसे बड़ी भूल है। जहां ये मेरा अपना मानना है कि पाकिस्तान जो सोच कर बैठा है कि तालिबान को आने वाले, आज अगर वो कुछ हेलीकॉप्टर हो, बम, गोला बारूद, जो भी हथियारों के जरिए मदद कर रहा हो, भविष्य में इसका फल उनको नहीं मिलना, नुकसान उनको होगा, नो डाउट नुकसान तो 200% होगा। और अगले 2 महीने 3 महीने में ही आपको देखना शुरू हो जाएगा कि पाकिस्तान को तालिबान के बढ़ने से क्या कुछ पाकिस्तान को उसका नुकसान होता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखिए तो पाकिस्तान के लिए ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान आज जितना अस्थिर है, अफगानिस्तान में जब सिविल गवर्नमेंट था तो वहां पर स्थिति फिर भी बहुत कंट्रोल थी, अब कुछ भी होता था ब्लेम कर देते थे अफगानिस्तान के सिविल गवर्नमेंट को। तालिबान जब पूरी तरीके से अफगानिस्तान में रूल करेगा तो आप ये ब्लेम गेम भी नहीं कर सकते। ये स्थिति पाकिस्तान के साथ होने वाली है। और दूसरा, जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि भाई पानी जब एक बार बाढ़ आती है ना, तो फिर आपको वो बिल्डिंग हो किस, आप ये नहीं अनुमान लगा सकते कि बाढ़ आई है तो इसी रास्ते से गुजरेगी। वो कभी भी दाएं बाएं, आगे पीछे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी जा सकती है। ये स्थिति तालिबान का, वो बढ़ेंगे तो फिर बड़ रास्ते में जो आएगा उसके साथ वो वही ट्रीट करेंगे जैसा उन्होंने पीछे ट्रीट किया है। बिल्कुल, ये हमारी चर्चा अफगानिस्तान को लेकर खासा अहम आने वाले दिनों में भी रहेगा, उस पर भी हम लगातार आपको जोड़ेंगे और बात करेंगे। एक देश के अंदर हम अब भारत लौटें और भारत की अगर राजनीति को देखें और खासतौर पर जो इस वक्त सोशल मीडिया, खासतौर पर ट्विटर को लेकर जो विवाद अब छिड़ गया है राहुल गांधी के अकाउंट को लेकर, उसके बाद हमने देखा कि कल जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अपनी जो फोटो थी, डीपी थी ट्विटर की, उसको बदला, राहुल गांधी की तस्वीर लगा ली, अपने नाम के आगे राहुल गांधी लिख दिया। क्या लग रहा है ये जो लड़ाई है, कांग्रेस इसको जानबूझकर स्ट्रेटेजिकली इसको लंबा खींचने की तरफ आगे बढ़ रही है? क्योंकि ये पहली बार था इस तरह का विरोध ट्विटर पर देखने को मिला हो कि किसी नेता को के अकाउंट को ट्विटर ने ब्लॉक किया हो, रोका हो, और उसके तमाम कार्यकर्ता अपने आप को राहुल गांधी या अपने नेता का नाम लगा के उसकी फोटो के साथ एक विरोध दर्ज करा रहे हैं। देखिए साकिब, यहाँ पे इसको आप 2 तरीके से देखिए। पहली चीज कि कांग्रेस इस वक्त एक इशू ढूंढ रही है कि किस इशू के मार्फत वो भारत सरकार या फिर बीजेपी को टारगेट कर सके, पहली चीज।
दूसरी चीज यहाँ पर ये उठती है ट्विटर वाला जो मसला है। पहली चीज, जहां तक ये मेरा अपना मानना है कि आप ट्विटर के खिलाफ लड़ाई लड़ के, ट्विटर के खिलाफ आप एक मुहिम चला के कि मैं भी राहुल गांधी, आप भारत के लोगों के ऊपर अगर कुछ हो सकता है जो सोशल मीडिया में पर हम जैसे लोग विचरण करते हैं, हम पे इम्पैक्ट डाला जा सकता है, बट हम उनके वोट बैंक में तब्दील नहीं होंगे। आप अपने इर्द गिर्द देखिए कितने ऐसे लोग हैं, आपके घर में भी लोग आजकल फोन यूज करते होंगे, यूट्यूब देख लेते होंगे, बट सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर को आपके घर में या मेरे घर में मेरे भाई बहन वही यूज करते हैं, फेसबुक, ट्विटर। मेरे माँ बाप जो घर के आधी आबादी वो यूज नहीं करता, महिलाएं जो ओल्ड एज है वो तो बिल्कुल यूज नहीं करती, जबकि वो भी एक वोटर हैं। उन पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा? उनको क्या पता ट्विटर की नीली चिड़िया क्या है, फेसबुक क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर राहुल गांधी को उन्होंने आज कहा कि ट्विटर निष्पक्ष नहीं है, बिल्कुल 200% ट्विटर निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने कहा ट्विटर भारत सरकार के मुताबिक काम कर रहा है, बिल्कुल हो सकता है काम कर रहा है। भाई भारत में अगर उसको काम करना है तो जो सरकार रूलिंग स्टेट है उसके साथ कोई तलवार निकाल के तो काम नहीं कर सकता। अगर आपको भारत में रह के भारत में धंधा करना है तो भारत सरकार के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि वो मैनिपुलेट करते हैं ट्विटर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ये विवाद चल रहा था कि फेसबुक, ट्विटर, ये सब जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनको भारत के कानून के हिसाब से लाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के लोगों को आज बड़ी नाराजगी है कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैं आपको एक आध एग्जाम्पल बताता हूँ। फेसबुक वगैरह जितने व्हाट्सएप, सब ने भारत सरकार के उस IT कानून को मान लिया था कि भारत में अगर आपको रहना है तो भारत के कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ट्विटर ने बड़े नखरे किए थे और इसको लेकर कई सारी चीजें हुई थी। आपको याद होगा संघ प्रमुख मोहन भागवत का ब्लू टिक हटा दिया गया था। IT मिनिस्टर थे उस टाइम रविशंकर प्रसाद, उनके ब्लू टिक को हटा दिया गया था। तो यही लोग जो आज रो रहे हैं कि भाई आप चिल्ला रहे हैं कि ट्विटर ये कर रहा है वो कर रहा है, यही वो लोग थे उस टाइम तालियां बजा रहे थे। मतलब बात तो ये हो गई ना कि उनके साथ हुआ तो ठीक था, मेरे साथ हुआ तो गलत हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कानून के हिसाब देखिए, अगर आप कानूनी तौर पर जाएंगे, अगर राहुल गांधी को इतना ही लगता है, कांग्रेस पार्टी को इतना ही लगता है, तो इस मामले को लेकर कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? कह रहे हम जनता की अदालत में जाएंगे। भारत का उनके ऊपर आरोप क्या है कि उन्होंने एक रेप विक्टिम की फैमिली का फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। उन्होंने कहा मेरे लाखों फॉलोअर्स, बिल्कुल हैं। आपके जितने ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं उस वक्त आपकी जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती है। जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे फॉलोअर्स हैं और मैं अपना मैसेज उन तक नहीं पहुंचा पाता। यहाँ पर देखिए, उन पर जो आरोप लगा कि एक रेप विक्टिम के फैमिली के फोटोज को आपने शेयर कर दिया। आपने भी टीवी चैनल में काम किया होगा, अखबार में काम किया होगा, कभी भी कोई रेप विक्टिम या उनकी फैमिली का आता है, बोलता है फोटो ब्लर कर दो। हमें टीवी में काम करते हैं, बोलता है टीवी पे आता है ब्लर, भाई ब्लर कर दो नहीं तो कंप्लेंट आ जाएगा। अखबार में भी फोटो ब्लर कर देते हैं, नाम अखबार मैगजीन लिखा जाता है तो उसमें बकायदा पीड़ित का नाम लिखा जाता है, परिवर्तित नाम या काल्पनिक नाम। बिल्कुल। तो राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे यहाँ पर भारत के कानून का उल्लंघन किया। अभी तक राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ट्विटर ने, हो सकता है बिल्कुल भारत सरकार की तरफ से गया हो ट्विटर को कि भाई इस पर आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन राहुल गांधी अपने इस एक्ट को कैसे करेंगे जिसमें ये सीधे सीधे पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन है। अब पॉक्सो एक्ट में सीधे बेल की कोई गुंजाइश नहीं है पॉक्सो में, जिसमें रेप विक्टिम या फिर उनके जो डायरेक्ट कंसर्न हैं उनके आप पहचान को उजागर नहीं कर सकते। इसको लेकर जो भारत का बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इन्होंने ट्विटर को नोटिस दिया है। फिर ट्विटर क्या करेगा? ट्विटर ने उनको बोला कि आप इसको हटा दीजिए, अगर आप नहीं हटाएंगे तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। उसके बाद कांग्रेस के बाकी नेताओं ने क्या किया? सबने राहुल गांधी को उस फोटो को शेयर कर दिया तो उनके भी उसको ये कर दे। भाई ये तो वही बात होगी कि एक ने गलती की, देखा देखी सबने आपने उनको नेता बनाने के चक्कर में कर दी। क्या कांग्रेस के नेता, चाहे वो सुरजेवाला हो, सुष्मिता देव हो, इनको नहीं पता था कि भाई पॉक्सो एक्ट में ये कहा जाता है कि किसी भी रेप विक्टिम के फैमिली के फोटो या नाम को हम नहीं जाहिर कर सकते, हम उसको पब्लिक नहीं कर सकते। तो कानूनी तौर पर भी राहुल गांधी गलत है। बिल्कुल, ये मुद्दा ऐसा है कि जिसमें राजनीति अपने तमाम नफे और नुकसान को ढूंढेगी। बहुत शुक्रिया धर्म सर, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े। और दर्शकों से भी हम ये चाहेंगे कि हमारी ये चर्चा आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही सनराइज न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया धर्म सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू।